नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक हमारे पास थर्मल फिजिक्स में वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर विद हाइट, इसको हम एडियाबैटिक लैप्स रेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आज हमें पढ़ना है। तो आज के टॉपिक में जो जो चीज़ें हम कवर करेंगे मैं आपको एक क्विक ग्लैंस दे देता हूँ। तो बेसिकली सबसे पहले मैं आपको एटमॉस्फेयर के बारे में बताऊंगा, अर्थ एटमॉस्फेयर के बारे में। वो बहुत ज़रूरी है, तभी हमें पता चलेगा किस तरीके से एटमॉस्फेयर में अपवर्ड जाने से टेम्परेचर में कमी आती है। ठीक है, फिर हम लैप्स रेट क्या होता है वो समझेंगे, एडियाबैटिक लैप्स रेट क्या होता है वो समझेंगे, और क्यों होता है वो फिजिकल मैकेनिज्म। ठीक है ना, कि वेरिएशन क्यों आता है टेम्परेचर में विद एल्टीट्यूड, वो हम जानेंगे। ठीक है, देन वी विल डेराइव एडियाबैटिक लैप्स रेट। हम एडियाबैटिक लैप्स रेट को क्या करेंगे, डेराइव करेंगे। उस फॉर्मूले से हम फिर समझेंगे किस तरीके से ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट होता है। यदि एटमॉस्फेयर क्या हो, ड्राई, ठीक है, तब कितना वेरिएशन टेम्परेचर में आएगा। फिर हम जानेंगे कि सैचुरेटेड एडियाबैटिक लैप्स रेट क्या होता है। यदि एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर हो तब टेम्परेचर में कितना वेरिएशन आएगा एल्टीट्यूड के साथ, वो हम समझेंगे। ठीक है, समझ में आई चीज़ें। फिर मैं आपको लैप्स रेट बताऊंगा अंडर स्टडी कंडीशंस एंड अर्ली मॉर्निंग, कि नॉर्मल जो स्टडी कंडीशंस होती हैं उस वक्त और अर्ली मॉर्निंग में किस तरीके से एडियाबैटिक लैप्स रेट में वेरिएशन होता है। समझ में आई बात। तो ये है आज का हमारा टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूपीएससी एग्जामिनेशन काफ़ी बार इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं आप बताना चाहता हूँ, देखो जो सीएसआई और नेट के बच्चे हैं, जेस्ट के बच्चे हैं, उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है। ठीक है, देखो जो यूपीएससी के बच्चे हैं ना, ठीक है ना, उनके लिए थर्मल फिजिक्स के लिए मैंने बुक बताई थी क्या, गर्ग बंसल एंड घोष। गर्ग बंसल एंड घोष, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। मैं मोस्टली जो है जितना भी इस बुक से पूछा जा सकता है वो सारी चीज़ें करा रहा हूँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा करा रहा हूँ। ठीक है ना, ताकि कंसेप्ट भी हमारे क्लियर हो सके, और एक इस वे में करा रहा हूँ ताकि चीज़ें समझ में आए। ठीक है ना, तो आप ना बस अपना जो सिलेबस है ना, उस सिलेबस को हाथ में लीजिए। ठीक है, उसको प्रिंट करा लीजिए और उस सिलेबस से टॉपिक पिकअप कीजिए, और वो टॉपिक आप थर्मल फिजिक्स में जो जो मैं करा रहा हूँ ना, आप प्ले लिस्ट में जाइए। ठीक है ना, और प्ले लिस्ट में वहाँ से वो चीज़ें आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, मोस्टली जिनके पास फिजिक्स ऑप्शनल है या जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं। समझ में आई बात। ठीक है, देखो मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि चीज़ें कवर करा सकूँ। मैं अपनी रिसर्च से टाइम निकल कर आप लोगों के लिए पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ठीक है ना आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, समझ में आई चीज़ें। तो आइए बढ़ते हैं। देखो हमें ना टेम्परेचर किस तरीके से वेरी होता है एटमॉस्फेयर में, उससे पहले ना एटमॉस्फेयर के बारे में हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है ना, समझ में आई बात। अब ध्यान से देखो, आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखो ये हमारे पास सरफेस हो गई। ठीक है ना, समझ में आया। और ये डिफरेंट लेयर्स होती है एटमॉस्फेयर में। समझ में आई चीज़ें। तो जैसे एटमॉस्फेयर में क्या होता है, ट्रोपोस्फेयर होती है, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर होता है, मीजोस्फेयर होता है, ठीक है, थर्मोस्फेयर होता है। तो ये सब बहुत सारी डिफरेंट लेयर्स होती है। लेकिन जो हमारा स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है ना, हमारे जो ध्यान रखना है वो सिर्फ हम ट्रोपोस्फेयर की बात करेंगे। ठीक है ना, क्यों ट्रोपोस्फेयर की बात करेंगे, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द एयर होता है ना, या मोस्ट ऑफ द गैसेस प्रेजेंट जो होती हैं वो ट्रोपोस्फेयर में होती हैं। तो हमारी जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं वो जनरली इसी रीजन में ओकर होती हैं। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ओकर नहीं होती है। ठीक है ना, लेकिन हमें जो स्टडी है हमारी सिर्फ ट्रोपोस्फेयर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो अर्थ का एटमॉस्फेयर होता है बहुत सारी लेयर्स होती है उसमें, और जो सबसे लोवेस्ट लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, हम ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, और इस लेयर की जो थिकनेस होती है ना, ठीक है, वो भी वेरी करती है। तो जनरली हम बोल देते हैं कि भाई 0 किलोमीटर से 20 किलोमीटर के आसपास क्या, जो अर्थ सरफेस से 20 किलोमीटर के आसपास तक क्या होता है, ट्रोपोस्फेयर होता है। समझ में आया। ठीक है, लेकिन ये क्या करती है, वेरी करता है। कैसे वेरी करता है, अब ध्यान से देखो। यदि मैं पोल्स की बात करूं तो पोल्स पर ये सरफेस से कितना होता है, 8 to 9 किलोमीटर होता है। क्यों, क्योंकि देखो पोल्स पर क्या होता है, कोल्डर रीजन होता है, तो एयर क्या होगी, डेंसर होती है। कोल्डर रीजन में क्या होता है, एयर डेंसर होती है। तो डेंसर एयर होने की वजह से ना शैलोअर लेयर होती है, ज़्यादा थिकनेस उसकी होगी नहीं। समझ में आया। तो मैं पोल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो पोल में जनरली 8 to 9 किलोमीटर तक की थिकनेस होती है सरफेस से। जो मिड लैटिट्यूड, यदि मैं मिड लैटिट्यूड की बात करूँ तो अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 किलोमीटर क्या सरफेस से अपवर्ड, और 16 से 18 किलोमीटर या 20 किलोमीटर के आसपास तक इक्वेटर के पास। क्योंकि इक्वेटर पर क्या होता है, इक्वेटर पर सन डायरेक्टली ऑलमोस्ट पड़ता है रेज। ठीक है ना, तो वार्मर एयर होती है। वार्मर लेयर क्या होती है, लाइटर होती है। जो गर्म हवा होती है लाइटर होती है, तो वो अपवर्ड मूव करेगी हल्की होने की वजह से। ठीक है, तो कन्वेक्शन होता है, अपवर्ड कन्वेक्टिव करंट बनेगा। ठीक है, और जिसकी वजह से जो रीजन होगा, जो एयर पार्टिकल होंगे दूर तक जाएंगे अपवर्ड डायरेक्शन में। तो वो क्या होता है, यहाँ पर थिकनेस ज़्यादा होती है, डीपर लेयर होती है। समझ में आया। तो ये वेरी करता है। ठीक है ना, फिक्स्ड नहीं होता। ठीक है,
तो ट्रोपोस्फेयर रीजन में क्या होता है, जब ये तो हमारे पास सरफेस हो गया, ठीक है ना, और ये हमारे पास ट्रोपोस्फेयर हो गया, तो जब हम ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर घटता है, डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है वो हम समझेंगे, ठीक है। और ये डिक्रीज कब तक होता है, ट्रोपोपोज तक होता है, समझ में आई बात। और ट्रोपोपोज समझ में आया, और द बाउंड्री लेयर वेयर टेम्परेचर बिकम्स कांस्टेंट विद हाइट, और ट्रोपोपोज तक होने तक होता है, फिर ये कांस्टेंट हो जाता है। ध्यान से समझो, देखो ये हमारे पास क्या होगी, ट्रोपोस्फेयर होगी। अब देखो ध्यान से देखो, ऐसे हम चलेंगे तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना, और ये क्या है, हाइट है। तो देखो जब मैं ऊपर की तरफ बढ़ रहा हूँ तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज, समझ में आई बात, ठीक है। तो टेम्परेचर मेरा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब देखो टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ ये ट्रोपोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर की जो सबसे ऊपर वाली लेयर है इसको ट्रोपोपोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रोपोपोज। ट्रोपोपोज इसलिए बोलते हैं, देखो ये तो ट्रोपोस्फेयर हो गया, ठीक है, ये क्या होगा, स्ट्रेटोस्फेयर हो गया। तो ट्रोपोपोज और स्ट्रेटोस्फेयर के यहाँ जो रीजन होता है ना, ट्रोपोपोज होता है, यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट। अब देखो ये कांस्टेंट हो गया, नहीं हो गया, समझ में आया। तो अपवर्ड कुछ ये जो रीजन है ट्रोपोपोज ही होता है, ठीक है। और स्ट्रेटोस्फेयर में भी क्या होता है, स्ट्रेटोस्फेयर की नई लेयर स्टार्ट हो जाती है, तो कुछ दूरी तक स्ट्रेटोस्फेयर में भी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। आप देख सकते हो, ये जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, देखो टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, समझ में आया। अब ध्यान से देखो, अब हम स्ट्रेटोस्फेयर में जब एंटर कर गए तो जैसे ही हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, देखो अब ऐसे मूव कर रहे हैं ना, ध्यान से समझो, तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, देखो बढ़ रहा है, ठीक है। तो स्ट्रेटोस्फेयर में ऊपर की तरफ जाने से टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ओजोन होती है, O3 लेयर होती है। ओजोन क्या करती है, हीट को क्या करती है, ट्रैप करती है, जिसकी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता है, समझ में आया। ट्रोपोस्फेयर में खत्म हो जाएगा, फिर क्या स्टार्ट हो जाएगी, ट्रोपोपोज, समझ में आया। जैसे ट्रोपोस्फेयर खत्म होने से क्या स्टार्ट हुआ, तो ट्रोपोपोज, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर खत्म हो गया तो क्या स्टार्ट हो गया, ट्रोपोपोज। तो ट्रोपोपोज में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा हाइट के साथ, ठीक है, समझ में आया। फिर कौन सी लेयर स्टार्ट हो जाती है, एटमॉस्फेयर की, मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर में फिर से क्या होता है, कोई यहाँ पर पार्टिकल्स वगैरह नहीं होते जो हीट को ट्रैप करे, तो टेम्परेचर बढ़ता नहीं है, ठीक है। तो जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे, देखो टेम्परेचर क्या होने लगता है, घटने लगता है, समझ में आई बात, ठीक है। फिर मीजोस्फेयर खत्म होने के बाद मीजोपोज आता है, जहाँ पर फिर टेम्परेचर कुछ रीजन में क्या होता है, कांस्टेंट होता है, समझ में आया। फिर कौन सी लेयर आ जाती है, थर्मोस्फेयर। फिर ऊपर की तरफ जाने से टेम्परेचर बढ़ने लगता है, समझ में आया। तो अब यहाँ हम क्या समझे, ध्यान से समझना है। देखो पहली लेयर क्या है, ट्रोपोस्फेयर, याद रखो। फिर क्या है लेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। फिर क्या है लेयर, मीजोस्फेयर, ठीक है। फिर क्या है लेयर, थर्मोस्फेयर, ठीक है। तो ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ऊपर जाने से, इसमें बढ़ रहा है, इसमें डिक्रीज हो रहा है, और इसमें इंक्रीज हो रहा है। याद रखना बहुत ज़्यादा आसान है, कम हो रहा है फिर ज़्यादा, फिर कम हो रहा है फिर ज़्यादा, ठीक है। और इन दोनों के बीच में एक लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर के बीच में क्या होती है हमारे पास, ट्रोपोपोज, जहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट। मीजोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में क्या लेयर होती है, स्ट्रेटोपोज, ठीक है, जहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के बीच में क्या लेयर होती है ना, मीजोपोज, जहाँ टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, समझ में आया। तो ये बात ध्यान रखना। लेकिन हमारा रीजन ये स्टडी करने का नहीं है आज, ठीक है। हम सिर्फ ट्रोपोस्फेयर पर ध्यान देंगे, जो हमारा मेनली अर्थ एटमॉस्फेयर कंसिस्ट करता है, ठीक है, समझ में आई बात। तो ये ध्यान रखना है। तो स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन होता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का। ओजोन मॉलिक्यूल क्या करते हैं, हीट रेडिएशंस को ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है ना, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को ट्रैप कर लेते हैं। तो ये बात ध्यान रखना, समझ में आया। अब ध्यान से देखो, हमारा फोकस सिर्फ ट्रोपोस्फेयर पर होगा। देखो तो लैप्स रेट जनरली होता क्या है, ठीक है। तो लैप्स रेट जनरली क्या होता है, जब रेट एट विच टेम्परेचर डिक्रीजेज विद हाइट, इसी को लैप्स रेट बोलते हैं। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, क्या, जिस रेट से टेम्परेचर डिक्रीज होता है हाइट के साथ, वही क्या होता है, लैप्स रेट होता है, ठीक है। तो देखो चेंज इन टेम्परेचर विद रेस्पेक्ट टू हाइट, ये जेड हो गया हमारे पास, एच से लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम लैप्स रेट को ऐसे लिखते हैं, ये गामा का सिंबल होता है हमारे पास, अपर गामा बोलते हैं इसको, ठीक है। माइनस साइन इसलिए लगाते हैं क्योंकि हाइट के बढ़ने से टेम्परेचर घटता है। ये हमारे पास एक जनरल डेफिनेशन हो गया लैप्स रेट की, ठीक है। कोई डाउट है, ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब ये एडियाबैटिक लैप्स रेट क्या होता है। देखो एडियाबैटिक लैप्स रेट क्या होता है, इट रिफर्स टू द रेट एट विच टेम्परेचर ऑफ एयर पार्सल, जो एयर पार्सल होता है ना, कंसीडर जस्ट सम एयर, है ना। अब वो क्या कर रहा है, अपवर्ड मूव कर रहा है कोई एयर पार्सल, तो उसके टेम्परेचर में कमी आएगी, ठीक है ना, एज इट राइजेस, या नीचे की तरफ आएगा एयर पार्सल, ऊपर की तरफ जाए या नीचे की तरफ आए, तो टेम्परेचर में हाइट के साथ क्या होता है, वेरिएशन होता है, ठीक है ना, समझ में आई बात। लेकिन यदि एयर पार्सल क्या हो, अंडर एडियाबैटिक कंडीशंस हो, क्या हो, अंडर एडियाबैटिक कंडीशंस, मतलब एयर पार्सल जो है, ये एयर पार्सल हो गया, अपवर्ड मूव कर रहा है सपोज, तो सराउंडिंग के साथ कोई हीट ट्रांसफर ना करे, डेल क्यों क्या हो, जीरो हो,
उस केस में जो टेम्परेचर में डिक्रीज होता है, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, विदाउट एनी, किसको क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक लैप्स रेट, ठीक है। तो एडियाबैटिक लैप्स रेट रिफर्स टू द रेट एट विच टेम्परेचर ऑफ एयर पार्सल चेंजेस अंडर एडियाबैटिक कंडीशंस विदाउट एनी। एडियाबैटिक कंडीशंस का मतलब क्या होगा, देयर इज नो हीट एक्सचेंज विद द सराउंडिंग, समझ में आया, ठीक है। अब ये है क्या, उसको समझना है हमें, ठीक है, ध्यान से देखो, ठीक है। अब देखो, आप इस फिगर की तरफ देखो, है ना, यहाँ से देखो, ये तो एलिवेशन हो गया अपवर्ड, ठीक है। ये ग्रीन लाइट, ग्रीन कलर को देखो, जैसे मैं अपवर्ड की तरफ जा रहा हूँ, देखो ये तो टेम्परेचर होगा, तो देखो यहाँ तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, तो ये क्या होगा, आइसोथर्मल लैप्स रेट, ठीक है, इट्स फाइन। अब देखो, अब मैं ऐसे तरफ जा रहा हूँ, ठीक है, तो ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, टेम्परेचर ऐसे डिक्रीज होगा, समझ में आया, ठीक है। तो इसको ये एक होता है हमारे पास ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट और एक होता है वेट या मोस्ट एडियाबैटिक लैप्स रेट। अब ये होता क्या है, उसको समझने से पहले, है ना, इसको समझने से पहले हम कुछ मैकेनिज्म समझते हैं कि टेम्परेचर में कमी आ क्यों रही है अपवर्ड जाने से। देखो, जो अर्थ की सरफेस होती है ना, उसके पास हीट क्या, एयर, देखो ये हमारे पास एयर हो गया, ओ इसको ना अर्थ कंसिडर करो, ठीक है। तो अर्थ की जो सरफेस होती है, तो एयर होती है उसके सरफेस के पास, ठीक है। तो सन से क्या होता है, जो अर्थ की सरफेस के पास एयर होती है वो हीट हो जाएगी, समझ में आया। तो एयर जब हीट होगी, अब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी क्योंकि हीट होगी, तो एयर क्या हो जाएगी, वार्म, समझ में आया, ठीक है, ठीक है। अब जब ये वार्म हो जाती है, तो ये वार्म होने की वजह से इस लेस डेंसर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, लेस डेंसर। अब ये लेस डेंसर होगी तो ये हल्की हो जाएगी, तो ये हल्की होने की वजह से अब ये अर्थ की सरफेस पर नहीं रुकेगी, ऊपर की तरफ मूव करेगी, समझ में आया, ठीक है। और ऊपर क्या होगी, कूलर एयर होगी, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो अर्थ की सरफेस के पास जो एयर होगी वो क्या करेगी, हीट एब्जॉर्ब करेगी और हल्की होगी और ऊपर की तरफ मूव करेगी, ठीक है। तो नियर द अर्थ सरफेस एयर क्या करेगी, हीट करेगी, जिसकी वजह से रिड्यूसिंग इट्स डेंसिटी रिलेटिव टू द कूलर एयर अबव, जो ऊपर ठंडी हवा होगी, ठीक है। तो ये जो डेंसिटी डिफरेंस क्रिएट होता है ना, इससे कन्वेक्शन करंट सेटअप हो जाता है। तो यहाँ तो देखो कूलर एयर हो गई अपवर्ड, है ना, वार्मर एयर हो गई डाउनवर्ड, ठीक है। ये क्या होती है, डेंसर होती है, तो ये ऊपर की तरफ मूव करेगी, कूलर एयर अब इसका जो स्पेस है ना उसको भरेगी, ये डाउनवर्ड मूव करेगी, तो ये कन्वेक्शन करंट सेटअप हो गया, समझ में क्या हो गया, कन्वेक्शन करंट सेटअप हो गया, ठीक है। वार्मर यानी लाइटर एयर राइज करेगी, ठीक है, जबकि कूलर एयर जो डेंसर है वो सिंक करेगी, डाउनवर्ड आएगी, ठीक है, समझ में आया। तो मूवमेंट सेटअप हो गया। अब देखो ध्यान से, जब एयर ऊपर राइज करेगी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता है एल्टीट्यूड के साथ, हम जानते हैं, ठीक है। कि भाई जितना भी आप ऊपर की तरफ जाओ ना, देखो एयर पार्टिकल्स पास पास होते हैं सरफेस पर, जितना आप ऊपर की तरफ जाओ दूर दूर होते हैं, प्रेशर कम होता है ऊपर की तरफ, समझ में आया। तो यहाँ प्रेशर क्या है, कम है, ठीक है। तो एयर जब वार्मर एयर ऊपर की तरफ जाएगी तो यहाँ प्रेशर कम है, तो ऊपर जाके वो क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी, है ना, समझ में। यहाँ प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है ना, नीचे की तरफ, है ना, यहाँ क्योंकि देखो कितना एयर कोलम, देखो कितना है ना, इस पॉइंट पर कितना सारा एयर कोलम एक्ट कर रहा है, तो यहाँ नीचे की तरफ प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो नीचे एयर क्या होती है, कंप्रेस करेगी, जो ऊपर से आएगी वो क्या होगी, यहाँ कंप्रेस होगी, जो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी वो क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी, ठीक है, समझ में। बिकॉज एयर क्या होती है, पुअर कंडक्टर होती है हीट का, ठीक है। तो जो एयर पार्सल है ना, लिटिल हीट एक्सचेंज करेगा सराउंडिंग के साथ। भाई जो एयर ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है ना, वो हीट कंडक्ट नहीं करती, पुअर कंडक्टर होती है हीट का। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप लगाओ, ठीक है, ये समझ में आया। तो ये तो जीरो हो गया, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, तो हमारे पास हम यहाँ से क्या समझे, पीडीवी। देखो ध्यान से, तो ऊपर की तरफ जब जाएगा तो एक्सपेंशन होगा, तो ये टर्म तो क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई। तो जो इंटरनल एनर्जी क्या आ रही है, नेगेटिव, है ना, क्योंकि ये टर्म तो पॉजिटिव होगी क्योंकि एक्सपेंड हो रहा है। तो इंटरनल एनर्जी क्या आ रहा है, डिक्रीज हो गई। तो जब एयर पार्सल है उसकी इंटरनल एनर्जी कम होगी, तो वो तो ठंडा होगा ही होगा, समझ में आया, ठीक है। तो एक्सपेंशन जो होता है ना एयर का, वो एडियाबैटिकली, ठीक है, वो क्या रिजल्ट करता है, कूलिंग, समझ में आया। तो ये मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको बताया था कि किस तरीके से एडियाबैटिक एक्सपेंशन कोजेस कूलिंग, ठीक है। कन्वर्सली एयर नीचे की तरफ आएगी, है ना, वो कूलर एयर हाई प्रेशर होगा और वो एडियाबैटिकली कंप्रेस होगी, तो वार्मिंग प्रोड्यूस होगी। तो ऊपर की तरफ तो कूलिंग हो गई और नीचे की तरफ वार्मिंग। तो देखो एक टेम्परेचर ग्रेडियंट सेटअप हो गया, नहीं हो गया, तो ऊपर की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। तो ये जो कंटिन्यूस वर्टिकल मोशन है ना एयर का, राइजिंग एंड कूलिंग, डिसेंडिंग एंड वार्मिंग, राइज करेगा तो कूल होगा, डिसेंड करेगा नीचे की तरफ आएगा तो वार्म होगा। ये टेम्परेचर ग्रेडियंट सेटअप करता है ट्रोपोस्फेयर में, समझ में आया, ठीक है। जिसको कौन गवर्न करता है, एडियाबैटिक लैप्स रेट, समझ में आया मैकेनिज्म, ठीक है। अब जो एयर है ना हमारे पास, ध्यान से समझो, अब एयर ड्राई है या एयर मॉइस्ट है, दो तरह से तो हो सकता है ना। भाई एयर में मॉइस्चर ही नहीं है ना, मॉइस्ट एयर का मतलब वाटर वेपर्स उसके अंदर है, सीधी सी बात है, ठीक है। भाई एयर एक तो ड्राई एयर हो सकती है, एक मॉइस्ट एयर हो सकती है जिसमें वाटर वेपर है। तो इसी तरीके से ना एडियाबैटिक लैप्स रेट भी दो तरीके से हम कहते हैं, भाई मॉइस्ट एडियाबैटिक लैप्स रेट है या ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट है, ठीक है, समझ में आई बात।
अब ध्यान से देखो, तो जो ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट होता है वो कितना होता है, लगभग -10 केल्विन पर किलोमीटर। ठीक है, समझ में आया। अब ठीक है, तो देखो ये थोड़ा सा अब ध्यान से समझो, मतलब अब 1 किलोमीटर ऊपर की तरफ गए, ठीक है ना, कितना गए, 1 किलोमीटर ऊपर की तरफ गए तो -10 यूनिट का चेंज आ गया टेम्परेचर में। ठीक है ना, समझ में आया। और यदि मॉइस्ट एयर है तो कितना चेंज आया टेम्परेचर में, -6 यूनिट का पर किलोमीटर। ठीक है, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ। अब देखो ये डिफरेंस आ क्यों रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे तो देखो ये क्या है, हमारे पास वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट है, ये क्या है, ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट है। तो इसमें क्या होता है, वाटर वेपर होते हैं। ठीक है, ये लेटेंट हीट की वजह से होता है। तो ये मैं बाद में आपके साथ डिस्कस करूंगा ये चेंज आता क्यों है। ठीक है ना, पहले हम डिस्कस करते हैं एडियाबैटिक लैप्स रेट की डेरिवेशन। समझ में आया। द रेट ऑफ टेम्परेचर हम कैलकुलेट करेंगे विद हाइट अंडर एडियाबैटिक कंडीशंस। ठीक है, और वी विल एज्यूम एयर क्या है, ड्राई एयर है जो बिहेव कर रही है आइडियल गैस की तरह। समझ में। तो जो एडियाबैटिक एक्सपेंशन और कंप्रेशन होता है वो किस इक्वेशन से हम इसको डिपिक्ट करते हैं, हम जानते हैं। देखो हमारे पास एडियाबैटिक इक्वेशन सी होती है, ठीक है ना, टी गामा -1 कॉन्स्टेंट टी गामा P1 - गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो दीज आर 3 एडियाबैटिक इक्वेशंस। तो हम क्या करेंगे, हम इस वाली इक्वेशंस का क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसमें टेम्परेचर है और प्रेशर है, और टेम्परेचर और प्रेशर ही हाइट के साथ वेरी करता है। समझ में आया, ठीक है ना। तो हम इस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। देखो इस इक्वेशन को मैं लिख कैसे सकता हूँ, T P1 - गामा अपॉन गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इट कैन ऑल्सो बी रिटन बाय दिस वे। समझ में आया, ठीक है। अब यदि मैं दोनों साइड क्या ले लूँ, लोग ले लूँ, तो इसको मैं क्या लिखूँगा, लोग T + 1 - गामा अपॉन गामा आगे आ जाएगा, और ये लोग P, ठीक है ना, और ये कोई कांस्टेंट है, मान लो लोग की हो गया, ठीक है ना, ठीक है। तो ये टर्म हमारे पास आ गई। समझ में आया। अब क्या करना है, डिफरेंशिएट कर दो। तो देखो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dx/dt dt। समझ में आया। तो उसको मैं क्या लिखा, dt/dt। ये टर्म कांस्टेंट होगी 1 - गामा अपॉन गामा। log p का डिफरेंशिएशन dp/p, और ये कोई कांस्टेंट टर्म है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0। ठीक है। अब मेरे पास dp/p को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये टर्म उधर चली जाएगी ना, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया। समझ में आया। अब ध्यान से देखो, तो हम जानते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, प्रेशर क्या होता है, वेरी करता है ना। ऊपर की तरफ प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है एटमॉस्फेयर में। तो मान लो डिक्रीमेंट dp हुआ एज वी गो अप बाय डिस्टेंस dh। ठीक है। तो देखो होता क्या जनरली, p इज इक्वल टू -ρgh, दिस इज व्हाट द प्रेशर इज। ठीक है ना, एट एनी पॉइंट इन एन एटमॉस्फेयर। नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट इट। तो डिफरेंशिएट करने के पास -ρg और h है ना, ρgh क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड दिस इज द डेंसिटी ऑफ द एयर पार्सल। तो मैं dp अपॉन में डी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ -ρg। समझ में आ गया। तो ये टर्म हो गई मेरे पास। ठीक है। अब ध्यान से देखो गौर से, यदि मैं आइडियल गैस का इस्तेमाल करूँ तो हम जानते हैं आइडियल गैस क्या होता है, PV = nRT। ठीक है, समझ में। अब देखो ये जो टर्म हमने निकाला था ना, इसका हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमने एडियाबैटिक इक्वेशन तो लगा ली है ना। अब हम जो एयर है उसको हमने आइडियल गैस भी तो कंसीडर किया था। ठीक है, तो वो ध्यान से देखो। तो देखो PV = n को क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास हो गया, RT। समझ में आया। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो गिवन मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, ये तो डेंसिटी आ गया। समझ में आया, और RT। तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ये मोलिकुलर वेट हो गया हमारे पास। ठीक है। तो डेंसिटी मेरे पास क्या आ जाएगी, PM/RT। ठीक है, ये हमारे पास डेंसिटी होगी। अब इस डेंसिटी को यहाँ पे उठा के रख दो। तो देखो dp/dh क्या आ गया, -PM/RT जी। ठीक है। अब ये P मैं नीचे लेके चला गया, P आ गया -mg/RT dh। तो ये हो गया। तो दिस इज व्हाट वी हैव डन। तो एक टर्म तो हमने ये निकाली और एक टर्म हमने ये निकाली। तो देखो dp/p। तो हम इसको सब्सटीट्यूट कर लेंगे अर्लियर थर्मोडायनेमिक एक्सप्रेशन। इसी एक्सप्रेशन में ना हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे। ठीक है। तो देखो -mg/RT dh, और ये -गामा अपॉन हमारे पास कितना आ गया, गामा -1। ठीक है ना, समझ में आया। और ये dt/dt। ठीक है, कोई डाउट है। अब ध्यान से देखो, तो लेट अस सी वेदर वी हैव मेड एनी मिस्टेक और नॉट। मुझे लगता है हमने कोई मिस्टेक की हो। ठीक है ना। तो यहाँ पे ना जब मैं इस टर्म को उधर लेके जाऊँगा, देखो ये यहाँ नीचे क्या आएगा, सॉरी ये ना प्लस रहेगा यहाँ पे। ठीक है ना, क्योंकि ना एक 1 - गामा को मैंने जब उधर लेके जाऊँगा तो माइनस होगा, तो माइनस मैंने यहाँ ले लिया। ठीक है ना, ध्यान रखना है, देयर इज अ प्लस ईयर। ठीक है, कोई डाउट है, तो देयर इज अ प्लस ईयर। समझ में आया। तो देखो ध्यान से, तो ये -mg/में RT dh, और ये गामा अपॉन गामा -1 dt/dt हमने लिख लिया। अब नाउ व्हाट वी हैव टू डू, जस्ट थिंक। देखो ये जो T है ना, ठीक है ना, समझ में आया। अब हमारे देखो गौर से, तो मेरे पास क्या बचा, T से T कट जाएगा। ठीक है, ये dt है
और ये DH है। तो इनको मैं इधर लेके, ये जो मैं इसको क्या करता हूँ, देखो ये ऊपर लेके जाओ, ये गामा -1 और ये गामा, ये आ गया, नीचे आ गया, यहाँ क्या बचा mg/r, ठीक है, ये माइनस टर्म आ गया। और ये जो DS था मैं नीचे लेके चला गया, dt/t में DH। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, दिस इज व्हाट द फॉर्मूला इज। गामा जो होता है ना, ये हमेशा ग्रेटर देन 1 ही होता है, ठीक है। एडियाबैटिक इंडेक्स इसको बोलते हैं, हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। तो ये टर्म तो हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव ही आनी है, और उसके सामने माइनस लग रहा है, समझ में आया। तो ये जो क्या है, ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट हमने निकाला, गिविंग द रेट एट विच टेम्परेचर डिक्रीजेज विद अल्टीट्यूड फॉर अ ड्राई पार्शल ऑफ एयर, समझ में आया। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज करता है हाइट के साथ, समझ में आया। अब ध्यान से देखो, फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। देखो, इफ़ वी एज्यूम गामा एडियाबैटिक इंडेक्स मैंने कितना ले लिया, 1.4, तो ये जनरली ना ऑक्सीजन के लिए ही लिया है हमने, ठीक है ना, समझ में आया। तो हम एक एस्टिमेट निकालना चाहते हैं, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है हमारे पास, तो ऑक्सीजन के लिए या जनरली जो डायटोमिक गैसेज होती है ना, डायटोमिक गैसेज होती है, उसके लिए 1.4 समथिंग होता है। जी हमने कितना ले लिया, 9.8, ठीक है, समझ में आया। तो जी का वैल्यू ले लिया, गामा ले लिया, आर क्या होता है हमारे पास, आर हमारे पास गैस कांस्टेंट होता है, तो हमने 8.3 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स लिख लिया। एम क्या हो गया हमारे पास, मोलिकुलर वेट हो गया एयर का, तो कितना होता है ऑक्सीजन का, देखो 28 समथिंग होता है ना, देखो ये हो गया 28, तो 28.8 एटॉमिक मास यूनिट होता है, या जिसको हम 28 इसको ग्राम मोल इनवर्स भी लिखते हैं, किलोग्राम में लिखेंगे तो पॉइंट देखो कहाँ जाएगा, 0.028, ठीक है ना, ये वो सॉरी 29 लिख लेते हैं, 8.8 है ना, तो ये, तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ किलोग्राम मोल इनवर्स में, समझ में। तो ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट यदि कैलकुलेट करना, सारी वैल्यू रख दो, देखो ध्यान से, माइनस हो गया, गामा की वैल्यू कितना, 1.4 -1 करेंगे 0.4, ये रखा, एम का वैल्यू रख दिया, जी का वैल्यू रख दिया, आर का वैल्यू रख दिया। तो जब हमने कैलकुलेट किया तो मेरे पास कितना आया, -9.78, या मैं कहूँ 9.8, ठीक है ना, समझ में आया, 9.8। तो ध्यान रखना, इसको मैं 10 भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना, क्या लिख सकता हूँ 10। तो इससे हम क्या समझे, देखो ये क्या है, केल्विन मीटर इनवर्स है, तो मैं इसको सेंटीमीटर उसमें भी कन्वर्ट कर सकता हूँ किलोमीटर में। तो मेरे पास क्या आएगा कि लगभग 9.8 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, ध्यान रखना, या मैं कहूँ 10 भी कह सकता हूँ ना, 9.8 को 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, यानी ऊपर जब मैं जाऊँगा ना तो हर किलोमीटर पे 10 डिग्री का डिफरेंस आ जाएगा। मान लो यहाँ पर 50 डिग्री सेल्सियस है, तो मैं 1 किलोमीटर यदि ऊपर गया तो मुझे 40 डिग्री सेल्सियस लगभग मिलेगा। तो जो अंडर एडियाबैटिक कंडीशन टेम्परेचर कितना ड्रॉप होता है, लगभग 9.8 या 10 पर किलोमीटर, समझ में, डिग्री सेल्सियस, ध्यान रखना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो हमने क्या किया, हमने ऑब्जर्व किया लैप्स रेट, ठीक है, वो सॉरी जो हमने लैप्स रेट ऑब्जर्व किया है ना, वो 10 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन एक्चुअली में एटमॉस्फेयर में ना, ट्रोपोस्फेयर में जनरली आता कितना है, 5 के आसपास, 5.5 आ गया, 6 आ गया, या 6.5 आ गया, लगभग इतना ही रहता है पर किलोमीटर डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। लेकिन हमने तो 10 डिग्री निकाल दिया, हम कह रहे हैं कि हर किलोमीटर पे 10 डिग्री का चेंज आ जाएगा, कम हो जाएगा टेम्परेचर, लेकिन ऑब्जर्व करने पे कितना मिल रहा है एटमॉस्फेयर में, 5.6। तो गड़बड़ कहाँ हुई हमसे, फिर गड़बड़ नहीं हुई है, ठीक है ना। क्यों, देखो ये क्या कम है ना, लोअर है ना ड्राई एडियाबैटिक वैल्यू जो हमने निकाली है, ये डिस्क्रिपेंसी से ले आई है, क्योंकि हमने ना ड्राई एयर ली है। अब एयर में तो वाटर वेपर्स होते हैं, समझ में आया, वाटर वेपर्स तो प्रेजेंट होती हैं ड्राई एयर में, जो हमने कंक्लूड नहीं किए। अब देखो यदि वाटर वेपर्स प्रेजेंट हो तो क्या होगा, जब वाटर वेपर होंगे यानी मोस्ट एयर होगी, तो वो मोस्ट एयर जब ऊपर की तरफ जाएगी तो कूल तो वो भी होगी एडियाबैटिकली। तो देखो, तो जो एयर जब कूल होगी, ठीक है ना, तो वाटर वेपर जो होंगे ना, वो क्या होंगे, कंडेंस्ड हो जाएंगे, समझ में आया, क्या होंगे, कंडेंस्ड होंगे। तो वाटर जब कंडेंस्ड होंगे तो उनके अंदर से क्या निकलेगी, हीट, तभी तो कंडेंस्ड होंगे, समझ में आया। कंडेंसेशन का मतलब भाई वाटर वेपर्स जो है वो क्या हो रहे हैं, कंडेंस्ड हो रहे हैं, तो कंडेंस्ड होने का मतलब उनके बाहर अंदर से क्या निकल रही है, हीट। तो टेम्परेचर जितना कम होना चाहिए था ना, उतना नहीं होता इस हीट की वजह से, समझ में आया। तो वाटर वेपर कंडेंस होंगे, तो जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, ठीक है ना, लीड टू दिस कंडेंसेशन पार्शियली ऑफसेट द कूलिंग, ये ऊपर जाने पे जो कूलिंग होती है ना, उसको थोड़ा सा कम कर देता है। जनरली होना चाहिए था भाई 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, लेकिन इस हीट की वजह से भाई कंडेंसेशन में इतना हीट्स भी निकल जाता है, तो ये हीट क्या कर देता है, इस टेम्परेचर को कम कर देता है। मतलब इतना कम, मतलब 10 डिग्री की कमी नहीं आती ऊपर जाने पे, लगभग 5 के आसपास या 6.5 डिग्री के आसपास जनरली होता है, समझ में आया। तो इट इज़ ड्यू टू लेटेंट हीट डेट रियल जो एडियाबैटिक लैप्स रेट होता है हमारे पास, वो 6 पॉइंट समथिंग आता है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो हम क्या समझे भाई, ड्राई एयर रहेगा तो ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट कितना होगा, 9.8 है ना, या 10
डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, यहाँ ध्यान रखना, ठीक है ना, समझ में आया। तो यही होता है। तो देखो इनिशियली मैंने जब आपको बताया था, ठीक है ना, तो ये हमारे पास सेल्सियस है, केल्विन नहीं है, तो देयर इज अ मिस्टेक है, ध्यान रखना। तो वो ये देखो मोस्ट एडियाबैटिक लैप्स रेट का हो या ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट का हो। अब उम्मीद करता हूँ आपको टर्म समझ में आ गई होगी, ठीक है। -6 डिग्री सेल्सियस किलोमीटर कम हो रहा है, या -6.5 कहीं हो सकता है मिले आपको, या -5.8 मिले, लगभग इतना रहेगा, ठीक है, समझ में आई चीज़ें। अब ध्यान से देखो, ठीक है ना। तो ड्राई एयर का ये आ गया, लेकिन जो सेचुरेटेड होगा, जो मोस्ट एयर होगा, उसमें रेट को क्या बोलते हैं, सेचुरेटेड एडियाबैटिक लैप्स रेट, SLR, इसको DALR, ठीक है ना, समझ में। वो लोअर होता है इससे, ठीक है ना, तो वेरी करता है भाई। अब ध्यान से देखो, मैंने आपको क्या बताया भाई, मैंने तो कहा आपको वो लगभग 5 या 6.5 डिग्री सेल्सियस पर केल्विन होता है, लेकिन वो जनरली 3.6 से 9.2 डिग्री सेल्सियस, है ना, तक वेरी करता है। अभी मैं अब देखो इनका एवरेज निकालो, लगभग 6 के आसपास ही तो आएगा, तो 6 वैल्यू ध्यान रखना, या ये बात एक ही है। अब ये डिफरेंस देखो क्या है भाई, अब भाई कितना डिक्रीज होगा वो तो निर्भर करेगा ना मॉइस्चर कंटेंट कितना। देखो यदि बहुत सारा ज़्यादा मॉइस्चर होगा तो लेटेंट हीट ज़्यादा आएगी, है ना, तो हो सकता है भाई उस हिसाब से टेम्परेचर भी कम बढ़ेगा, है ना, समझ, वो टेम्परेचर में कमी जो है वो कम आएगी, समझ में आया। तो जो एग्जैक्ट वैल्यू है टेम्परेचर और मॉइस्चर कितना उस पर निर्भर करती है। अब ध्यान से समझो, ये जो 3.6 आ रहा है ना, ये वार्म और ह्यूमिड ट्रॉपिकल एयर में, जहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, ट्रॉपिकल रीजन जो जनरली जो होता है ना, ये हमारे पास अर्थ होगी, तो अर्थ में ये हमारे पास क्या होता है ना, इक्वेटर के पास का रीजन ट्रॉपिकल रीजन होता है। ये ह्यूमिड एरिया, यहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो 3.6 समथिंग आ जाएगा, ठीक है। और या 6 पॉइंट, वो देखो जो 6 कह रहा हूँ मैं, वही टेम्परेट रीजन जो होता है, यहाँ ये टेम्परेट रीजन होता है। फिर ये पोलर रीजन होता है, पोलर रीजन में देखो क्या होता है, ठंडा होता है, ड्राई होता है, तो वहाँ थोड़ा सा लगभग 9.2 के आसपास, 9 के आसपास आ जाता है अंडर ट्रोपोस्फेरिक कंडीशंस, ठीक है ना, ध्यान रखना। एग्जाम में या इधर उधर पूछे तो वो इधर ध्यान रखना, लगभग 5 या 6.5 डिग्री सेल्सियस आप लिख सकते हो, ठीक है, नॉर्मली यही होता है। और भी फैक्टर डिपेंड करते हैं भाई, टेम्परेचर में कितनी कमी आएगी भाई, माउंटेन्स है या ग्लेशियर है या कोई वोल्केनिक एक्टिविटी तो नहीं हो रहा, इंडस्ट्रियल इमिशन क्या है, व्हीकल इमिशन क्या है, ठीक है ना, तो किस एरिया में हमें कैलकुलेट कर रहे हैं, वो चीज़ें निर्भर करती हैं, ठीक है ना। तो बस आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट लगभग 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, और वो लगभग 6.5 या 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, ठीक है ना, समझ में आई बात। आप ध्यान से देखो, बात करते हैं एडियाबैटिक लैप्स रेट अंडर स्टेडी कंडीशंस। अब देखो जो नॉर्मली होता है स्टडी कंडीशन में क्या होता है, देखो ये टेम्परेचर हो गया, ये हाइट हो गई, आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तो देखो टेम्परेचर ऐसे घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है ना, फिर देखो कांस्टेंट हो रहा है, ये ट्रोपोस्फियर हो गया, तो ये स्टडी कंडीशन है, समझ में आया। ये स्टडी कंडीशन है जनरली जो हम ऑब्जर्व करते हैं। तो अंडर स्टडी कंडीशंस टेम्परेचर ग्रेजुअली डिक्रीज करता है। अर्ली मॉर्निंग, यदि मैं बिल्कुल अर्ली सुबह की बात करूँ, अर्ली मॉर्निंग की बात करूँ, तो अर्ली मॉर्निंग में क्या होता है, अर्थ के आसपास जो होता है ना, यहाँ यहाँ ठंडी एयर होती है, कूल एयर होती है, समझ में आया। मॉर्निंग में जो होता है, मॉर्निंग की मैं बात करूँ तो सरफेस पर कूलर एयर होती है, तो कूलर एयर थोड़ी सी डेंसर होती है, इसी वजह से वो क्या होती है, सरफेस के पास होती है, और ऊपर क्या हो जाती है, मॉर्निंग में वार्मर एयर मिलेगी फिर हमें। तो जब हम कूलर एयर से वार्मर एयर की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर थोड़ा सा क्या होगा, बढ़ा हुआ मिलेगा, है ना, फिर हमारे पास वही नॉर्मल डिक्रीज करने लगेगा। अब ये देखो, ये अर्ली मॉर्निंग की मैं बात कर रहा हूँ, तो देखो अर्ली मॉर्निंग में धीरे धीरे से जब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये हाइट है ना, देखो ये टेम्परेचर ऐसे जाने पर बढ़ रहा है, देखो टेम्परेचर बढ़ा बढ़ा बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा टेम्परेचर घटने लगा, देखो इसी पॉइंट को हम इन्वर्जन पॉइंट बोलते हैं, है ना, ऊपर जा रहे हैं टेम्परेचर घट रहा है, जो नॉर्मली होता है, ठीक है ना, समझ में आया। तो ये तो टेम्परेचर इन्वर्जन होता है, ठीक है ना, वेयर अ वार्मर लेयर लाइज अबव कूलर लेयर, नीचे कूलर लेयर होती है जो ठंडी होती है, उसके ऊपर एक वार्म लेयर होती है गर्म, ठीक है ना, जिसकी वजह से ये इन्वर्जन होता है, और वर्टिकल मोशन इनहेबिट हो जाता है ना, जिसकी वजह से इट कैन ट्रैप पोल्यूटेंट्स नियर द ग्राउंड। अब देखो वही हो गया ना, देखो अब यहाँ तो देखो कूलर एयर हो गई, ऊपर क्या हो गया, वार्मर एयर हो गई, ठीक है ना। अब ये तो डेंसर होती है तो ये तो अपवर्ड मूव करेगी नहीं, वार्मर एयर हल्की होती है तो ये नीचे क्यों आएगी, है ना। तो क्या होता है, एयर जो पोल्यूटेंट्स होते हैं ना, पोल्यूटेंट्स ट्रैप हो जाएंगे, मूवमेंट नहीं हो रहा ना एयर का, तो पोल्यूटेंट्स जो होते हैं ना सुबह के टाइम ट्रैप हो जाते हैं नियर द ग्राउंड। तो आपने देखा होगा फोग वगैरह में जनरली यही तो चीज़ होती है, ठीक है, समझ में आया, इसकी वजह से होता है। अर्ली मॉर्निंग में जनरली इन्वर्जन पॉइंट होता है, समझ में आया, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार।